Good morning, dear students. My name is Dr. Amita Bihan, Assistant Professor, Department of Sociology, PSB Government Degree College, लमगांव, टिहरी गढ़वाल, उत्तराखंड। आज का जो टॉपिक है स्टडी के लिए बीए फर्स्ट सेमेस्टर NEP 2020 के न्यू सिलेबस के अनुसार समाजशास्त्र में समाज तथा समुदाय। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे समाज का अर्थ क्या होता है। समाजशास्त्र में समाज एक अत्यंत महत्वपूर्ण एवं प्राथमिक अवधारणा है। इसे भली भांति समझकर ही समाजशास्त्र को ठीक प्रकार से समझा जा सकता है। साधारण अगर बोलचाल की भाषा में हम देखें तो यह समाज शब्द का प्रयोग व्यक्तियों के समूह के लिए किया जाता है, यानी कि जहां पर व्यक्तियों का समूह रहता है उसको समाज कहते हैं। व्यक्तियों से मिलकर ही समाज बनता है और समाज से ही व्यक्तियों की पहचान होती है। किसी भी संगठित या असंगठित समूह को समाज कह दिया जाता है, जैसे कि आर्य समाज, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, हिंदू समाज, जैन समाज, विद्यार्थी समाज, महिला समाज आदि। समाज शब्द का प्रयोग विभिन्न लोगों ने अपने अपने ढंग से किया है। किसी ने इसका प्रयोग व्यक्तियों के समूह के रूप में किया है, किसी ने समिति के रूप में किया है, तो किसी ने संस्था के रूप में किया है। समाजशास्त्र में समाज शब्द का प्रयोग विशिष्ट अर्थ में किया जाता है, जैसे कि यहाँ व्यक्ति के बीच पाए जाने वाले सामाजिक संबंधों के आधार पर निर्मित व्यवस्था को समाज कहा गया है। अब इसमें हम बात करें आगे तो समाजशास्त्र की परिभाषाओं की अगर बात करें तो व्यक्ति अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों के साथ अंतःक्रिया करते हैं और सामाजिक संबंध स्थापित करते हैं। इसमें हम परिभाषा लेते हैं तो इसमें फेमस समाजशास्त्री हैं जिसने समाज के बारे में बहुत ज्यादा लिखा है, बताया है। सबसे पहले आते हैं गिडिंग्स। राइटर का नाम है ये। गिडिंग्स लिखते हैं कि समाज स्वयं संघ है, संगठन है, औपचारिक संबंधों का योग है जिसमें सहयोग देने वाले व्यक्ति एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं या संबंधित रहते हैं, यानी कि वो सब अपनी आपस की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और अंतःक्रिया करते हैं। अगली परिभाषा है समाजशास्त्री र्यूटर के अनुसार। र्यूटर बताते हैं कि समाज एक अपूर्ण अवधारणा है, अमूर्त अवधारणा, जो एक समूह के सदस्यों के बीच पाए जाने वाले पारस्परिक संबंधों की जटिलता यानी कि संपूर्णता का बोध कराती है। तो उपरोक्त ये और भी इसमें अन्य परिभाषाएं हैं। बाकी इनके आधार पर हमें ये समझ में आता है कि समाज क्या है। समाज अवधारणा में सामाजिक संबंधों की प्रधानता के कारण, यानी कि जो व्यक्तियों की समाज में आपस में सामाजिक संबंधों की अंतःक्रिया के द्वारा प्रधानता होती है, उसके कारण इन्हें सामाजिक संबंध यानी कि समाज समझ लेना आवश्यक होता है। इसके आगे हम बात करते हैं, इसके आगे आता है समाज के महत्वपूर्ण आधार या तत्व। तो बहुत ही प्रसिद्ध समाजशास्त्री हैं मैकाइवर पेज समाजशास्त्र में। उन्होंने विभिन्न विषयों पर अपनी बात कही है। समाज के बारे में उन्होंने बताया कि समाज रीतियों एवं कार्य प्रणालियों की अधिकार एवं पारस्परिक सहायता की, अनेक समूहों तथा विभागों की, मानव व्यवहार के नियंत्रणों तथा स्वतंत्रताओं की एक व्यवस्था है। यह सदैव परिवर्तनशील होती है। जटिल व्यवस्था को हम इसी को समाज कहते हैं। समाज में देखिए परिवर्तन चलता रहता है और ये एक परिवर्तनशील प्रक्रिया है। अब मैकाइवर पेज के अनुसार समाजशास्त्र के महत्वपूर्ण तत्व और आधार निम्न है। पहला इसमें आता है रीतियां। रीतियां यानी कि प्रथाएं।
सामाजिक प्रतिमान का एक प्रमुख प्रकार है। ये समाज के निर्माण में आधार के रूप में कार्य करती है। समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सामाजिक जीवन के विभिन्न पहलुओं से संबंधित अनेक रीतियां पाई जाती हैं, जैसे कि खान पान, रहन सहन, वेशभूषा, विवाह, धर्म, जाति, शिक्षा आदि से संबंधित रीतियां। दूसरा है इसमें कार्य प्रणालियां। मैकाइवर पेज ने सामाजिक समूह से कार्य करने की प्रणालियां को संस्थाओं के नाम से पुकारा है। इन्हीं के माध्यम से एक समाज विशेष के लोग अपनी विभिन्न आवश्यकताओं या उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। एक समाज में व्यक्तियों की सभी क्रियाएं सामान्यतः इन कार्य प्रणालियों के अनुरूप ही होती है। तीसरा इसमें आता है अधिकार। अधिकार को सत्ता या प्रभुत्व के नाम से भी जाना जाता है। यह भी समाज का एक प्रमुख आधार है। कोई भी ऐसा समाज दिखाई नहीं पड़ेगा जिसमें प्रभुत्व एवं अधीनता के संबंध नहीं पाए जाते। और समाज में अनेक संगठन, समूह, समितियां आदि सभी होते हैं जिनके कार्य संचालन और सदस्यों के व्यवहार पर नियंत्रण रखने के लिए व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों के पास अधिकार प्रदान कर दिए जाते हैं या सत्ता दे दी जाती है। अगला है इसमें पारस्परिक सहायता। यह समाज का एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण आधार है। जब तक कुछ व्यक्ति अपने अपने उद्देश्यों या आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक दूसरे के साथ सहयोग नहीं करते, तब तक समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। अगला इसमें 5वां पॉइंट है समूह एवं विभाग। समाज अनेक समूहों एवं विभागों या उपविभागों से मिलकर बना है। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि प्रत्येक समाज में अनेक समूह, समितियां, संगठन आदि सभी पाए जाते हैं, जिनकी सहायता से व्यक्तियों की विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। परिवार, क्रीड़ा समूह, पड़ोस, जाति, गांव, कस्बा, नगर, समुदाय, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक संगठन, स्कूल और महाविद्यालय, अनेक सभी प्रकार के समूह एवं विभाग होते हैं जिनसे कि मिलकर समाज बनता है। और उन्हीं से जो व्यक्ति होते हैं समाज के, वो अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति में योग देते हैं। अगला इसमें आता है मानव व्यवहार के नियंत्रण। अब मानव व्यवहार के नियंत्रण समाज सामाजिक संबंधों की एक जटिल व्यवस्था है और इस व्यवस्था को ठीक से संचालित करने के लिए आवश्यक है कि मानव व्यवहार पर नियंत्रण रखा जाए। यदि व्यक्ति की इच्छाओं को नियंत्रित नहीं किया जाए और व्यक्ति को उन्हें मनमाने ढंग से पूरा करने की छूट दे दी जाए, तो समाज में व्यवस्था का बना रहना संभव नहीं होगा। ऐसी दशा में व्यक्ति स्वच्छंद या मनमाने तरीके से व्यवहार करने लगेंगे और अपराध बढ़ने लगेंगे। इसलिए मानव व्यवहार के नियंत्रण पर आवश्यकता होती है। अगला इसमें लास्ट पॉइंट है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता समाज के एक आवश्यक तत्व के रूप में विशेष महत्व रखती है। जहां समाज में व्यक्ति के व्यवहार को औपचारिक या अनौपचारिक साधनों द्वारा नियंत्रित किया जाता है, वहां उसे कुछ क्षेत्रों में स्वतंत्रता भी प्रदान की जाती है। स्वतंत्र वातावरण में ही व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का समुचित विकास कर समाज की प्रगति में योग दे सकता है। तो उपरोक्त इन सभी जो पॉइंट्स हैं समाज के आधार या तत्व के आधार पर हम समझ पाते हैं कि समाज सामाजिक संबंधों की एक जटिल व्यवस्था है। इसके आगे हम समाज की विशेषताओं की बात करेंगे। तो समाज की विशेषताओं में सबसे पहला पॉइंट आता है पारस्परिक जागरूकता। अब पारस्परिक जागरूकता के अभाव में ना तो सामाजिक संबंध बन सकते हैं और ना ही समाज का विकास हो सकता है। जब तक लोग एक दूसरे की उपस्थिति से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से परिचित नहीं होंगे, तब तक उनमें जागरूकता नहीं पाई जाती, अंत्यक्रिया भी नहीं हो सकती। इसलिए सामाजिक संबंधों के लिए सामाजिक जागरूकता का होना आवश्यक है।
दूसरा पॉइंट है समाज अमूर्त है। अब देखिए समाज अमूर्त है क्यों? क्योंकि इसको एक सोसाइटीज एब्स्ट्रैक्ट बोला जाता है। समाज व्यक्तियों का समूह नहीं होकर उनमें पनपने वाले सामाजिक संबंधों का जाल है। क्यों? ये बात किसने कही है? मैकाइवर और पेज ने कही है। इसी आधार पर समझते हुए सामाजिक संबंध अमूर्त हैं। इन्हें ना तो देखा जा सकता है और ना ही छुआ जा सकता है। मूर्त और अमूर्त चीजों में यही इसमें फर्क होता है, अंतर पाया जाता है कि आप मूर्त चीज को देख सकते हैं, छू सकते हैं, जबकि अमूर्त चीजों को आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। इसीलिए सामाजिक संबंधों के आधार पर निर्मित समाज भी अमूर्त है। अगला, समाज में समानता एवं असमानता। अब समाज में समानता और असमानता दोनों में पाई जाती है। हर जगह, हर क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा, चाहे वो किसी भी जगह हो, समानता भी पाई जाती है और असमानता भी पाई जाती है। असमानता क्यों? क्योंकि अगर सबका कार्य पद के अनुसार नहीं होगा तो कार्य नहीं चलेगा और व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी, व्यवस्था नहीं चल पाएगी। इसीलिए समाज में आपसी पारस्परिक समझौते के लिए और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता है और समानता और असमानता दोनों ही इसमें पाई जाती है। अगला इसमें पाया जाता है, अगला पॉइंट, समाज में सहयोग एवं संघर्ष। अब समाज को चलाने के लिए देखिए प्रत्येक समाज में सहयोग और संघर्ष दोनों पाया जाता है। वो किस तरह से? क्यों? क्योंकि प्रत्येक कार्य या उद्देश्य में सफलता का आधार सहयोग ही है। अगर आपको किसी व्यवस्था में या कार्यालय में, समाज में विभिन्न प्रकार के कार्यालय होते हैं, विभिन्न प्रकार की व्यवस्था होती है, एक ढांचा होता है, उसमें सहयोग से ही एक दूसरे का कार्य संपन्न किया जाता है। अगर कार्य में सफलता पानी है तो सहयोग जरूरी है। और दूसरा, इसमें सहयोग से ही सफल कार्य संपूर्ण होते हैं। अगर सहयोग नहीं होगा तो कार्य नहीं पूर्ण हो पाएगा। और संघर्ष इसलिए होता है कि समाज में सहयोग के साथ संघर्ष भी साथ साथ देखने को मिलता है। संघर्ष का प्रमुख कारण कुछ शारीरिक या व्यक्तिगत भिन्नताएं, सांस्कृतिक भिन्नताएं, विरोधी स्वभाव, स्वार्थ या स्वार्थों का टकराना, तीव्र गति से होने वाले सामाजिक परिवर्तन है। यानी कि संघर्ष भी आपको साथ में लेकर चलने पड़ता है। जैसे आप किसी भी ये कंपटीशन में भाग लेते हैं तो आपका वहां पर जो होता है वो आपका कार्य महत्वपूर्ण, आपका लक्ष्य होता है एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा, यानी कि कंपटीशन लेकर चलना और आगे बढ़ना। इसमें अगला पॉइंट है समाज अन्योन्याश्रयता पर आधारित। अब समाज अन्योन्याश्रयता की एक महत्वपूर्ण विशेषता ये होती है कि समाज की उत्पत्ति एवं विकास में एक आधारभूत तत्व है। मनुष्य को अपनी प्राणीशास्त्रीय या शारीरिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समाज के सभी एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, डिपेंड होना पड़ता है, अन्य पर आश्रित होना पड़ता है, जब ही समाज चल पाता है। इसमें अगला पॉइंट है समाज सदैव परिवर्तनशील एवं जटिल व्यवस्था है। अब समाज की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता में ये देखने को मिलता है कि विभिन्न कारणों से सामाजिक संबंधों में परिवर्तन आता रहता है और समाज में परिवर्तन तो होता ही है। क्यों? क्योंकि ये एक अविस्मरणीय प्रक्रिया है और इसके साथ साथ जटिल इसीलिए है कि कोई भी समाज ठीक वैसा समाज नहीं है जैसा पहले था, यानी कि प्राचीन समय में था। क्यों? क्योंकि समय के साथ साथ समाज में भी बदलाव आता है। तो उपरोक्त इन सभी विशेषताओं के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि समाज पारस्परिक संबंधों की और जागरूकता की, समानता असमानता, समाज की व्यवस्था है, समाज अमूर्त है और एक दूसरे पर अन्योन्याश्रयता पर आधारित होता है और इसमें परिवर्तनशील और का गुण भी पाया जाता है। इसके बाद हम इसमें बात करते हैं समुदाय की। अब समुदाय के लिए हम देखेंगे कि समुदाय सामान्य जीवन में भागीदार लोगों का एक ऐसा समूह है जो किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करता है और जिसमें हम की भावना पाई जाती है। समुदाय देखिए कम्युनिटी का अर्थ है, कम्युनिटी को हिंदी में समुदाय कहते हैं और ये दो लैटिन शब्दों से मिलकर बना है, कॉम प्लस मुनिस। कॉम का अर्थ होता है टुगेदर और मुनिस का अर्थ होता है सेवा करने से,
इसका मतलब हुआ इन शब्दों के आधार पर समुदाय का तात्पर्य साथ साथ मिलकर सेवा करने से है। तो समुदाय का अर्थ व्यक्तियों के, देखिए कम्युनिटी कहते हैं व्यक्तियों का समूह जिसमें निश्चित एक भौगोलिक क्षेत्र में निवास करता है और जिसमें कुछ उसके उद्देश्य होते हैं और जिसमें आपस में एक दूसरे का सहयोग करते हुए उनमें हम की भावना या पारस्परिक समुदाय की भावना पाई जाए, उसको बोलते हैं समुदाय। अब इसकी समुदाय की परिभाषा के बारे में बात करेंगे तो पहली परिभाषा आती है बोगार्ट्स के अनुसार, एक समुदाय एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसमें कुछ अंशों में हम की भावना पाई जाती है तथा जो एक निश्चित क्षेत्र में रहता है। और दूसरी परिभाषा की बात करें तो मैकाइवर पेस बहुत प्रसिद्ध समाजशास्त्री हैं। उन्होंने समाजशास्त्र के बारे में बताया कि जब किसी छोटे या बड़े समूह के सदस्य साथ साथ इस प्रकार रहते हैं कि वे किसी विशेष हित में ही भागीदार नहीं होकर सामान्य जीवन की मूलभूत दशाओं या स्थितियों में भाग लेते हैं, तो ऐसे समूह को समुदाय कहा जाता है। अब इन दोनों उपरोक्त परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि समुदाय सामान्य सामाजिक जीवन में भागीदार लोगों का एक ऐसा समूह है जो किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करता है और जिसमें हम की भावना या सामुदायिक भावना पाई जाती है। अब इसके आगे हम समुदाय के आधार या तत्व की बात करें तो इसमें महत्वपूर्ण प्रमुख रूप से 3 आधार या तत्व पाए जाते हैं समुदाय को बनाने के लिए। इन 3 आधार के बिना समुदाय का निर्माण नहीं हो सकता। सबसे पहला है व्यक्तियों का समूह। व्यक्तियों का समूह क्यों? क्योंकि व्यक्तियों के बिना समुदाय की कल्पना नहीं की जा सकती। व्यक्तियों का एक ग्रुप होना चाहिए, संगठित रूप में व्यक्तियों का समूह होना चाहिए, उसके आधार पर ही समुदाय बनता है। इसके बाद दूसरा इसमें आता है निश्चित भौगोलिक क्षेत्र। अब व्यक्तियों का समूह हो गया, ठीक है, पहला तो आधार ले लिया। उसके बाद दूसरा निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में वो निवास करते हों। व्यक्तियों का जो समूह है, जो संगठित समूह है, वो एक निश्चित क्षेत्र में, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करते हैं, उसी को हम समुदाय की गणना में लेते हैं। और तीसरा इसमें तत्व है कि सामुदायिक भावना उनमें पाई जानी चाहिए। इसके बाद उनमें आपस में क्या है, पारस्परिक हम की भावना भी होनी चाहिए और सामुदायिक भावना भी होनी चाहिए, जिनके कुछ उद्देश्य होते हैं, वो जब ही संपूर्ण होते हैं जब इनमें आपस में पारस्परिक भावना या सामुदायिक भावना पाई जाती है। तो इसके ये समुदाय के आधार हैं और तत्व हैं 3 प्रकार के। नंबर 1 व्यक्तियों का समूह, दूसरा निश्चित भौगोलिक क्षेत्र और तीसरा हम की भावना या सामुदायिक भावना। इन 3 के आधार के बिना समुदाय की गणना या उसकी उत्पत्ति नहीं की जा सकती। तो आज हमारे इस विषय में, टॉपिक में हमने समझा कि समाज तथा समुदाय किसे कहते हैं, समाज का अर्थ क्या है और समाज की परिभाषा क्या है, समाज के कुछ आधार या तत्व क्या होते हैं, समाज की विशेषताएं प्रमुख जो है वो बताई गई, और समुदाय किसे कहते हैं, समुदाय की परिभाषा क्या होती है और समुदाय के आधार या तत्व कितने प्रकार के होते हैं, ये हमने इसमें समझा। धन्यवाद।